वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 10 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। आज का मोटिवेशन कोट है आपके लिए, तमाम तानों को जूती के नीचे रखकर बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो भी आज दुनिया से आपको ताने मिल रहे, अपनों से मिल रहे, या आप जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये समस्याएं बस अभी है, कुछ पल की बात है, कुछ समय लगेगा। अगर आप लगातार निरंतरता के साथ मेहनत करते रहेंगे, अपने संघर्ष को चुनौती देकर इससे जीत लेंगे, तो आपका समय निश्चित परिवर्तित होगा। और आपको आज तो मेहनत करनी होगी, लेकिन भविष्य आपका सुनहरा होने वाला है। इसलिए अपने सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत करते जाए। सभी चीज़ों को जो आपको आपके उद्देश्य से, आपसे, आपके लक्ष्य से दूर करती है, उनको छोड़ते हुए, उनको अनदेखा करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। और मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपने टाइम का सही सदुपयोग करें। जो जितना आप पोटेंशियल निकाल सकते हो अपने टाइम का, उतना पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें। और मैं भी इस क्लास में इसका ही ध्यान रखता हूँ कि आपको कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिल सके। तो आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो 77वें जो सत्र है महासभा का, उसके अध्यक्ष रहे हैं फिलेमोन यांग। तो कैमरून देश से संबंधित है, कैमरून देश के रहने वाले हैं फिलेमोन यांग। यह यूनाइटेड नेशन महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने, जो 77 क्रम का सत्र था, इसके अध्यक्ष रहे हैं यह। और 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं यह। और भारत की पहली ऑफिशियल यात्रा की है, पहली ऑफिशियल यात्रा रही है जो कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांगे, इनकी भारत की। और एस जयशंकर जी ने इनसे मांग की है, या एस जयशंकर जी ने यह मुद्दा उठाया है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पर भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। 5 कौन कौन से स्थायी देश है वर्तमान में यहाँ पर? तो यूएसए, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। अर्थात इन्हें वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई भी प्रस्ताव आता है महासभा में, और अगर इन 5 देशों में से एक भी देश उस पर वीटो कर देता है, तो वो प्रस्ताव महासभा से पारित नहीं होगा, अर्थात वो खारिज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 10 अस्थायी सदस्य देश भी होते हैं। और इन 10 अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है यहाँ पर। और कुल कितने हो गए? स्थायी और अस्थायी मिलकर कुल 15 सदस्य, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा की बात करें तो इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। 193 देश इसमें शामिल है, और सभी देश इसके सदस्य देश होते हैं महासभा के। और एक जो देश है अपने यहाँ पर 5 प्रतिनिधि भेज सकता है अधिकतम, लेकिन जो उसका वोट काउंट कितना होगा? तो प्रत्येक देश का वोट काउंट यहाँ पर 1 होता है। एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन रही है लोक इस महासभा की? तो श्रीमती जो विजया लक्ष्मी पंडित है, भारत से है यह एकमात्र ऐसी महिला है जो महासभा की अध्यक्ष रही है। और किस कार्यकाल की? तो 1953-54 में जो 8वां इसका अधिवेशन हुआ था महासभा का, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। कैमरून की अगर बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। और जो हमारी तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कर्क रेखा और मकर रेखाएं, किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है हमें, जिसे GMT या समय रेखा या यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को आपस में कहाँ पर काटती है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप के पास गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर काटती है। और अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है, अफ्रीका महाद्वीप की जो विक्टोरिया झील है, यह विक्टोरिया झील को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो अक्षांश रेखा है। कैमरून की अगर बात करें तो युआंडे इसकी राजधानी है। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो है। और जो इक्वेडोर है, यहीं पर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी स्थित है। तुर्की इसकी राजधानी अंकारा है। लीरा इसकी मुद्रा है। एशिया और यूरोप दोनों में इसका विस्तार है तुर्की का, इसलिए इसे जो यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्की को। जो यहाँ पर जिसे एशिया माइनर का पठार कहा जाता है, तो एशिया माइनर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो यह भी
तुर्की के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है, और भविष्य में इसकी राजधानी क्या हो सकती है, न्यूसंतारा हो सकती है। और जकार्ता में ही जो आसियान संगठन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। इसके द्वीपों की आकृति कैसी है, तो आर्चिपिलागो इसके द्वीपों की आकृति है। माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट क्राकातुआ ज्वालामुखी भी कहाँ पर स्थित है, तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो मणिपुर के सीएम थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया है सीएम के पद से। एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के सीएम थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इन्होंने अपना इस्तीफा, जो यहाँ के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला जी, जो कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ इन्होंने इस्तीफा यहाँ के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी को दिया है। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, क्योंकि इन्हें आभास हो गया था जो कांग्रेस से इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और इन्हें विश्वास हो गया है कि उनका बहुमत नहीं सिद्ध हो सकेगा, तो इसलिए इन्होंने पहले से ही इस्तीफा दे दिया है जो मणिपुर के सीएम के रूप से एन बीरेन सिंह ने। अगर बात करें यहाँ पर संघर्ष किसके मध्य चल रहा है मणिपुर में, तो जो पहाड़ी और घाटी की जनजातियाँ है, पहाड़ी की जनजाति जो कुकी जनजाति है, जिनका 40% यहाँ पर जो जनसंख्या है, और जो घाटी की जनजाति है मेती, जो कि 50% जनसंख्या इनकी यहाँ पर है, तो इनके मध्य जो संघर्ष है वह पिछले एक वर्ष से चल रहा है, जो मणिपुर को कुकी और मेती के मध्य संघर्ष है। 2023 में कुकी मेती के मध्य यहाँ पर संघर्ष प्रारंभ होता है, और मेती कहाँ पर, तो ये घाटी है, इम्फाल घाटी, यहाँ पर निवास करती है। मणिपुर की अगर बात करें तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसकी राजधानी इम्फाल है। लाई हरोबा संघाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो लाई हरोबा संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। यहीं पर केबुल लामझाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। लोकटक झील यहीं पर स्थित है, और यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संघाई हिरण भी यहाँ मणिपुर में पाया जाता है, जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील हमारी चिल्का झील है। चिल्का झील है उड़ीसा में स्थित है, लेकिन ये खारे पानी की झील है, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जो सुपीरियर झील है, यह विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। जो ग्रेट लेक्स है, 5 ग्रेट लेक्स, जिसमें सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ह्यूरोन और ओंटेरियो, ये जो 5 झीलें, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, और यूएसए और कनाडा की सीमा पर यह झीलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है, तो हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है, तो जो बाल्टिक देश है 3, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन्होंने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग कर लिया है। इसका कारण देखते हम, रूस की पावर ग्रिड से अभी ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी है बाल्टिक देशों ने। बाल्टिक देश कौन से हैं, तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक देश है। ये बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। और इसका कारण क्या है, तो जो तीनों बाल्टिक देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये नाटो के सदस्य है। और अगर कभी भविष्य में नाटो के खिलाफ नाटो ने अगर रूस के खिलाफ कोई युद्ध किया या कुछ इनके मध्य संघर्ष हुआ, तो जो नाटो के सदस्य देश है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनकी जो बिजली है वह काट सकता है रूस। तो इसलिए ये रूस के जो पावर ग्रिड है इससे अलग होकर अब ये जो यूरोपियन यूनियन पावर ग्रिड है इसमें शामिल हो सकता है भविष्य में। तो नाटो का सदस्य होने के कारण एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। नाटो के बारे में अगर देखिए तो यह रूस के खिलाफ बना एक संगठन है। 1949 में इसकी स्थापना होती है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके हेड मार्क रूटो है, और इसका नवीनतम 32वां सदस्य देश कौन बना है, तो स्वीडन इसका नवीनतम 32वां सदस्य बना है नाटो का।
अगर बात करें तो भविष्य में यह यूरोपियन यूनियन पावर ग्रिड है, यूरोपियन यूनियन पावर ग्रिड इसके सदस्य बन सकते हैं तीनों बाल्टिक देश। अभी यूरोपियन यूनियन की जो हेड कौन है, तो जो उर्सुला वॉन डोर जी है, ये अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन की हेड है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है वर्तमान में, तो अजय बंगा जी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड है। और IMF के हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यह वर्तमान में IMF की हेड है। WTO की हेड कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विश्व व्यापार संगठन की, तो जो नागोजी ओंकाजा-इवेला है वर्तमान में इसकी हेड है। यूनाइटेड नेशन अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसके हेड कौन है, महासचिव कौन है वर्तमान में, तो जो एंटोनिया गुटारेस है, ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के हेड है। यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा कौन से जो पर्वत है बनाता है, तो जो एशिया और यूरोप महाद्वीप पे जो कोकेसस पर्वत है यह इनके मध्य सीमा बनाता है। और कोकेसस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस चोटी है, और माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। किस पर्वतमाला का भाग है, कॉकेसस पर्वतमाला का। कॉकेसस देश किन्हें कहा जाता है, कॉकेसस कंट्री, तो अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया में इसका जो विस्तार होने के कारण इन्हें कॉकेसस कंट्री कहा जाता है। बाल्कन देश भी कहाँ पर स्थित है, तो जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं बाल्कन देश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है, तो ई नाम प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरुआत की गई थी इसकी ई नाम प्लेटफॉर्म की। और अभी ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट को इसमें शामिल कर लिया गया है। अब 10 ऐसे फूड है जिन्हें ई नाम प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है सरकार ने। ई नाम अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 2016 में इसकी शुरुआत होती है और इसका उद्देश्य जो दलाल या जो मध्यस्थ होते हैं, जो किसान है, किसान से अगर फूड मध्यस्थ के पास जाएगा तो वह भी कुछ कमीशन निकालेगा, जिससे उसकी जो मार्केट में प्राइस अधिक हो जाएगी। तो मध्यस्थ या दलाल को खत्म करने के लिए, उन्हें मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रारंभ किया था। और कुल कितनी कृषि वस्तुएं यहाँ पर अभी शामिल की जा चुकी है, तो 231 वस्तुएं शामिल की जा चुकी है। और अभी 10 वस्तुओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी 10 वस्तुएं, तो ड्रैगन फ्रूट, हींग, सूखी मेथी, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न, बेसन, चना सत्तू, गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा और तुलसी पत्तों को इसमें अभी शामिल किया गया है ई मार्केट में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह पहला सहकारी विश्वविद्यालय होने वाला है, यूनिवर्सिटी होने वाली है राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, तो गुजरात में प्रारंभ होगा। जो त्रिभुवन है, जो त्रिभुवन दास जी कौन थे, तो त्रिभुवन दास पटेल, यह जो अमूल डेयरी है इसके संस्थापक थे, ना कि वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड जो श्वेत क्रांति उसके जनक है, लेकिन त्रिभुवन दास पटेल अमूल डेयरी के संस्थापक है। और ये कहाँ पर है, तो आणंद गुजरात में यह जो संस्था है अमूल डेयरी। और राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी यहीं पर बनाई जाएगी, आणंद गुजरात में राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। और इसकी घोषणा हमारे जो सहकारिता मंत्री वर्तमान में श्री अमित शाह जी, इनके द्वारा की गई है। भारत का फर्स्ट सहकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रहने वाली है यह। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। और वर्गीस कुरियन जो श्वेत क्रांति है इसके जनक है। और इनके बर्थडे पर 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ से संबंधित थे, तो कोझिकोड केरल से संबंधित थे। MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है, तो यह हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है MS स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, किन 5 व्यक्तित्व को भारत रत्न मिला था, तो जो 5 व्यक्तित्व है, जो बिहार के जननायक के कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था, चौधरी चरण सिंह को मिला था, PV नरसिम्हा राव को मिला था और MS स्वामीनाथन जी को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है, तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। इन तीनों देशों का संबंध बौद्ध धर्म से है, इसलिए भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान, इसका संबंध भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। और तीनों देशों के जो सशस्त्र बल है उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य यहाँ पर शांति, सद्भाव और पर्यटन को बढ़ावा देना। जो बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल है वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना, यहाँ पर शांति और सद्भाव
राष्ट्रभाव स्थापित करना। अगर बात करें भारत में कौन कौन से स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित रहे, तो जो बोध गया है यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए गए भगवान बुद्ध के द्वारा, कुशीनारा में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति महापरिनिर्वाण हुआ था, और नालंदा यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थित थी। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो लुम्बिनी है यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है, इसीलिए जो लुम्बिनी है वहीं से यह अभियान प्रारंभ होने वाला है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कहाँ से प्रारंभ होगा यह अभियान, तो बोध गया से प्रारंभ होगा भारत में। अब कुछ देश और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं हम। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे इसकी राजधानी है। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नापिता इसकी राजधानी है। इंद्रावती नदी म्यांमार में प्रवाहित होती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। वियतनाम की राजधानी हनोई। लाओस की राजधानी वियंतिन है, और इसकी लाओस की राजधानी वियंतिन में इस बार किसकी बैठक होती है, तो आसियान की बैठक होती है। कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो नाम पे है कंबोडिया की राजधानी है। 4 बौद्ध संगतियों के बारे में अगर देखें तो यह कहाँ पर होती है, पहली बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होती है। राजगृह में अजातशत्रु के समय शासक कौन था उस समय, तो राजगृह में अजातशत्रु के समय, वैशाली में कालाशोक के समय, पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और जो कुंडलवन कश्मीर है यहाँ पर कनिष्क के समय, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय यहाँ पर बौद्ध संगति का आयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ की है, तो दोनों के द्वारा असम, मेघालय और मिजोरम, अर्थात जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य असम, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर स्वावलंबनी पहल को प्रारंभ किया गया है। स्वावलंबनी पहल यह कौशल विकास मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ की गई है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो उत्तर पूर्वी भारत के 3 राज्य है असम, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और कौशल विकास करने के लिए, महिलाओं में उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। पता नहीं भाई साहब सरकार क्या करने वाली है, जो पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं करती है। पुरुषों का कोई कौशल विकास नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई आरक्षण नहीं, सब महिलाओं के लिए लगे हैं। महिलाओं को कौशल विकास करना है, महिलाओं को नारी सशक्तिकरण करना है, आरक्षण महिलाओं को देना है। तो पता नहीं पुरुषों को लेकर सरकार क्या करने वाली है, आगे क्या सोच के रखा है। अगर बात करें असम, मेघालय, मिजोरम, इन 3 राज्यों में यह योजना प्रारंभ की गई है। अगर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की बात करें तो इसके अंदर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आता है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है एक राज्य के रूप में, तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना होती है। इसके बाद नागालैंड 1963 में राज्य बनता है, और इसके लिए कौन सा 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। मणिपुर की अगर बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना होती है एक राज्य के रूप में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा है, इन तीनों की स्थापना 1972 में होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो यह 1 मेगावाट का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, और हिमाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। उत्तर भारत का पहला है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धबोटा, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला का धबोटा स्थान है, यहाँ पर 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है, और ये उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन अर्थात जो स्वच्छ ऊर्जा होती है। यहाँ के सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह यहाँ के सीएम है वर्तमान में। आम आदमी जो पार्टी है उससे सुखविंदर सिंह, और यहाँ पर सीएम वर्तमान में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके सहयोग से इसे स्थापित किया गया है, और 2026 में यह कार्य करना प्रारंभ कर देगा, पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर भारत का। अगर बात करें अभी हाल ही में महारत्न कंपनी कितनी बन गई है अब देश में, तो 14 महारत्न कंपनियां हो गई है, और नवीनतम कौन सी है 14वें क्रम की, तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, यह भारत की 14वें क्रम की जो महारत्न कंपनी बन गई है। वर्तमान में यूनेस्को स्थल कितने हो चुके हैं भारत में, यूनेस्को स्थल तो 43 यूनेस्को स्थल हो चुके हैं भारत में, और 43वां नवीनतम कौन सा है, तो जो मोइदम
मध्य में अहोम साम्राज्य से संबंधित असम का ये 43वां यूनेस्को स्थल है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में यूनेस्को में शामिल? तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल है। और कितनी ऐसी अमूर्त धरोहर है भारत में जो कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है? तो 15 जो ऐसे अमूर्त धरोहर है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है भारत की ओर से। और नवीनतम कौन सा है? तो गरबा नवीनतम है। और अभी हाल ही में जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमियों के स्थान में भी एशिया में पहला स्थान किसका हो गया है? तो आर्द्र भूमियों में सर्वाधिक जो पहला स्थान है आर्द्र भूमि स्थल में एशिया में भारत का पहला स्थान हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जोमेटो से। जो जोमेटो है फूड डिलीवरी करने वाला, जो फूड डिलीवरी करने वाला ऐप है जोमेटो, इसने अपना नाम चेंज कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो जोमेटो से इसका संबंध है। इंटरनल जोमेटो का नया नाम हो चुका है ऑफिशियली। और जो फूड डिलीवरी ऐप थी यह जोमेटो, इसका नाम चेंज किया है। और इसका कारण क्या है? तो जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट का अधिग्रहण भी कर लिया है। अगर धनिया पत्ती भी मंगानी है तो ब्लिंकिट से मंगाइए। तो भाई साहब पहले तो पति जी लाते थे लेकिन अब ब्लिंकिट आ गया था, तो अभी जोमेटो ने इसका ब्लिंकिट का भी अधिग्रहण कर लिया है। और इसका नया नाम ऑफिशियली 6 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। तो जो 6 फरवरी से प्रभावी हो गया है तो इंटरनल इसका नाम जो कर दिया गया है। प्रारंभकर्ता कौन? तो जोमेटो के तो दीपिंदर सिंह गोयल इसे प्रारंभकर्ता थे, इसका शुभारंभ किया था। और 2008 में यह प्रारंभ होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया था? तो कौशल भारत कार्यक्रम यह वर्ष 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। इसका प्रारंभ 2015 में हुआ था। कौशल भारत कार्यक्रम 2015 में यह प्रारंभ होता है। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है उसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो 2014 में इसे बनाया गया था। और जो कौशल भारत कार्यक्रम है इसे 2026 तक अब विस्तार कर दिया गया है। और अब किस प्रकार के जो कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा इसके द्वारा? तो जो इसके फोकस होने वाले हैं यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और जो इंटरनेट है इस पर आधारित जो है कौशल विकास पर फोकस रहने वाला है। इसके साथ ही एक और मिशन था जल जीवन मिशन, जो 2019 में प्रारंभ होता है। जल जीवन मिशन इसकी भी जो है वैलिडिटी या इसका भी विस्तार करके 2024 में यह पूर्ण होने वाला था, लेकिन इसका भी विस्तार करके अब 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हर घर जल इसका उद्देश्य है कि हर घर जल नल के द्वारा जल पहुंचाने का इसका उद्देश्य था। तो 2028 तक इसका भी विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं हम वन लाइनर के रूप में 3 प्रश्नों को भी देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव विकासिता उड़ीसा योजना को प्रारंभ किया है उड़ीसा सरकार ने। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया। नेपाल और फ्रांस के मध्य हाइड्रो नेपाल परियोजना प्रारंभ हुई है। भारत को समय पर बजट भुगतान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से किया गया सम्मानित। भारत को समय पर जो बजट है उसके भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से सम्मानित किया गया है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिएगा। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए के द्वारा इस लेजर हथियार का परीक्षण किया गया है। यूएसए के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने भी सदस्य वापस लेने की घोषणा की है। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? तो कनाडा में इसे लॉन्च किया गया है। आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट क्या होने वाली है? तो 6.25% नई रेपो रेट दर होगी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? दमित्री बाकानोव जी को बनाया गया है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो यह हरियाणा फरीदाबाद में प्रारंभ हुआ है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो यह 100 गीगावाट हो चुकी है। निर्भया कड़ी, मोह गेल्हाजिया, कल्पना अविजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इंदौर के बाद
किस शहर ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो यह भोपाल के द्वारा घोषित किया गया है। नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है अभी? तो कर्नाटक ने नक्सल मुक्त होने का दावा किया है। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध कहां से? कैमरून से। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में जो इस्तीफा दिया है। हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो जो बाल्टिक देश से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनके द्वारा। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो 10 फलों को शामिल किया गया है, जिसमें ड्रैगन फ्रूट शामिल है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो गुजरात, आणंद में प्रारंभ होने वाला है। चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभ्यास का संबंध किससे है? तो भारत, श्रीलंका और नेपाल से इसका संबंध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ की है? तो स्वावलंबनी पहल को कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? असम, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों नॉर्थ ईस्ट राज्यों में प्रारंभ किया है। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे? जोमेटो से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में इसे पहली बार प्रारंभ किया गया था। धन्यवाद।